वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस सेट 3। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा खेल जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइडर कप जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी सभी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और द एसेज ये भी क्रिकेट से संबंधित है। परंतु राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और गोल्फ से संबंधित और दो महत्वपूर्ण खेल के बारे में मैं बता देता हूं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाकर कप और डन हिल कप, ये दोनों गोल्फ से संबंधित है। फिर से मैं बोल देता हूं, वाकर कप और डन हिल कप। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? तो यहाँ नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, तो यह किससे संबंधित है, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यूरेनियम 235 किसका समस्थानिक है? तो यह यूरेनियम का ही एक समस्थानिक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? यहाँ भारतीय सर्जरी का जनक के बारे में बोला जा रहा है। तो यह है सुश्रुत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता किसने लिखा है? तो ये खुद सुश्रुत ही लिखे हैं। और सुश्रुत संहिता में किसका वर्णन किया गया है? तो यह सर्जरी के बारे में वर्णन किया गया है। और काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत कौन से काल के चिकित्सक थे? तो यह गुप्तकालीन चिकित्सक थे, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सादन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उत्सादन को ही ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ द्रव चालित लिफ्ट की बात कही जा रही है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये दोनों भी पास्कल के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। और किसका मात्रक एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये आप नोट कर लेंगे। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये भी आप नोट कर। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो वह कौन सा है जिसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो वह है पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो यहाँ अम्ल वर्षा की बात कही जा रही है। यह किसके द्वारा प्रदूषित होने के कारण होती है? तो यह होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो समान स्तर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने के लिए वह कौन सा रेखा है? तो वह है समवर्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूमेटोफोरस का क्या अर्थ है? तो न्यूमेटोफोरस का अर्थ होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है?
तो यहाँ सितारा देवी की बात कही जा रही है। इसका संबंध किस नृत्य से है? तो इसका संबंध है कथक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 4 बिट्स का एक समूह क्या बनता है? तो 4 बिट्स का एक समूह निबल बनता है, ये आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 8 बिट्स। और 1 बाइट बराबर कितना निबल होता है? तो यह 2 निबल होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुदाब लेखी यानी बैरोग्राफ का किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो यहाँ बैरोग्राफ के आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है लुसिया विधि के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन सांगोन का वैज्ञानिक नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अमरूद, अमरूद का वैज्ञानिक नाम मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, सीडियम ग्वाजवा, यह अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ आंवला का भी मैं वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, फाइलेंथस इम्ब्लिका, आंवला खट्टा होता है इसलिए इम्ब्लिका, फाइलेंथस इम्ब्लिका आंवला का वैज्ञानिक नाम है, ये आप नोट कर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होता है? तो परमाणु के केंद्र के अंदर कौन स्थित होता है, ये आपको बताना है। तो परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? यहाँ अदिश राशि के बारे में बोला जा रहा है, तो वह कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यंग, और यहाँ मापांक होगा, मापांक, ये अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशि हैं, आप नोट कर सकते हैं। और अदिश राशि के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं जो मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, और चाल अदिश राशि है, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो वह कौन सा तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो वह है पारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और द्रव रूप में कौन सा पाया जाता है कमरे के तापमान में? तो ब्रोमीन जो है यह भी द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के ताप में, ये आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर का पुत्र कौन था? तो दोस्तों बाबर के पुत्र के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बाबर का पुत्र है हुमायूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का पिता का नाम क्या है? तो बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, ये आप नोट कर लेंगे। उमर शेख मिर्ज़ा जी बाबर के पिता थे। और बाबर के टोटल कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, ये भी आप नोट कर लेंगे। और बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और बाबर का जन्म कब हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेंगे 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरे के किले के अंदर जहांगीर महल कौन बनवाया था? तो ये भी अकबर ही बनाए थे, ये आप याद रखेंगे।
आगरे के किले के अंदर में जो जहांगीर महल है वह अकबर ने ही बनाया था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1962 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो यह है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण वर्ष 1914 में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय के बारे में बोला जा रहा है। तो यह कहाँ है? तो यह है दुबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा यह वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सारे प्रश्नों का आंसर भी किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।